अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का टॉपिक है ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैलोजेंस। हैलोजेंस जो हैं आपके पास जो मेटल्स के, इनको हैलोजेंस इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन, क्योंकि जो ग्रुप 7 के एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स के साथ मिलके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की जो मेटल्स या बाकी जो मेटल्स हैं उनके साथ मिलके ये सॉल्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो हैलोजेंस इस वजह से इनको नाम दिया गया है। अब इसकी एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसका एटॉमिक रेडियस का हमने ट्रेंड देखना है। तो एटॉमिक रेडियस का आप ट्रेंड देखेंगे, आपके पास ग्राफ गिवन है। एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, सो एटॉमिक रेडियस आल्सो इंक्रीज। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है कि जो ग्रुप 7 में हैलोजेंस प्रेजेंट होते हैं इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, और इसमें जो आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे हाई है पीरियोडिक टेबल, विच इज़ 4.0। और जो बाकी इसके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स। लेकिन ये वैल्यूज़ जो हैं, दिस वैल्यू डिक्रीज टू प्रोसीड फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इन द ग्रुप। तो इसके अलावा इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ हेलोजन एटम दैट एक्स एटम हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म आइंस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास इंक्रीज होती है फ्लोरीन के आपके पास सबसे ज़्यादा है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी इसकी काफ़ी हाई है, जो कि क्लोरीन से आयोडीन में डिक्रीज़ होती हैं। अब आपके पास जो फ्लोरीन है उसका काफ़ी जगह पे एक्सेप्शन बिहेवियर होगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पास ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, और फर्स्ट एलिमेंट होने की वजह से उसका साइज़ स्मॉलर है। ठीक है, तो साइज स्मॉलर होने की वजह से उसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बाकी ग्रुप मेंबर से डिफर करेंगी। तो ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में आपके पास क्या है कि विच डिक्रीजेज फ्रॉम क्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है, क्लोरीन से आयोडीन तक तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन फ्लोरीन का ट्रेंड इसमें डिफरेंट होगा। अगेन क्लोरीन इन द ग्रुप हैज़ द हाइस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब जो क्लोरीन इसमें है पूरे ग्रुप में, उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू होती है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। द लोअर वैल्यू ऑफ electron affinity of fluorine is due to its small size and repulsion between the electrons added and electron already present. अब वही आपके पास इसका एक्सेप्शन आ गया फ्लोरीन की आपके पास कम क्यों होती है क्लोरीन से? क्यों? क्योंकि जो आपके पास फ्लोरीन है उसका साइज बहुत स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन एंड अदर ग्रुप अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट आपके पास है ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ट्रेंड्स जो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, वो आपके पास रेगुलरली इंक्रीज़ हो रहा है फ्लोरीन से जैसे जैसे हम आयोडीन की तरफ जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? आपको पता है कि अगर उस किसी भी ग्रुप के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इट मीन्स के उसकी जो फोर्सेस उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। ठीक है, और वो रिस्पेक्टिवली इंक्रीज़ होती जा रही हैं जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आ रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने मेंशन किया कि फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस हैं। ठीक है, उनकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो कम है, तो वो गैसेस हैं। फिर हम ब्रोमीन की तरफ आती हैं तो वो लिक्विड है, क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हैं। और सबसे जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो आयोडीन में है, तो आयोडीन रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। नेक्स्ट इनकी बॉन्ड एंथैल्पीज़ हैं, बॉन्ड एनर्जीज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड एंथैल्पी बेसिकली आपने पहले देखना है, बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन है कि ये आपके पास वो एनर्जी होती है जो कि कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का जो 1 मोल है उसको ब्रेक करने के लिए चाहिए आपको। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक डिटेल में किया हुआ है। तो किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होगी उसके 1 मोल को। ठीक है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन की इसमें आपके पास एग्जांपल है कि Cl2 और Br2 को जब आप स्प्लिट करेंगे, उसके एक एटम के अंदर आपके पास Cl2 था, आपने उसको Cl में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी वो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है बॉन्ड एंथैल्पी इन हैलोजेंस। अच्छा, हैलोजेंस में अब आप अगेन ये ग्राफ देखें, फ्लोरीन की आपके पास जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो कम है, और जो फिर बाकी मेंबर्स हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उनका रिस्पेक्टिव बिहेवियर है, उनका रेगुलर बिहेवियर है। उधर कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पे है? फ्लोरीन में। और फ्लोरीन का भी मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि इसका साइज स्मॉलर है, तो इस वजह से इसकी बहुत सारी एक्सेप्शंस होंगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी बाकी तो आपके पास जस्ट
fall just as we would expect, but FF bond is deviate from the sequence. और वो क्यों deviate कर रहे हैं, इसका फर्स्ट रीज़न तो ये है कि इसका जो FF का बॉन्ड लेंथ है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि ये इसका साइज़ इतना स्मॉल है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी बहुत स्मॉल है आपके पास। और बॉन्ड लेंथ स्मॉल होने की वजह से जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। और सेकंड आपके पास रीज़न क्या है, X6 बॉन्ड इन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर देन FF बॉन्ड इन F2 फॉर्मेशन। दिस इज ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग इन एक्सेस बॉन्ड इन्वॉल्विंग p ऑर्बिटल। तो इस तरह आपके पास जो नेक्स्ट इसका रीज़न है वो यही है कि आपके पास जो XX बॉन्ड है वो बाकी ग्रुप मेंबर के अंदर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का तो स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लेकिन FF का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास है बॉन्ड एंथैल्पीज इन हाइड्रोजन हेलाइड्स। अभी हमने बॉन्ड एंथैल्पी देखी है सिर्फ हैलोजेंस की, अब हाइड्रोजन हेलाइड्स की। तो उनके अगर आप देखें तो उनका आप ग्राफ देखें वो तो आपके पास रेगुलर बिहेवियर है, उसमें कोई आपके पास एक्सेप्शन नहीं है। तो इसमें आपके पास जैसे जैसे हैलोजेंस का साइज बिगर होता जा रहा है तो बॉन्डिंग पेयर गेट मोर एंड मोर डिस्टेंट फ्रॉम द न्यूक्लियस, द अट्रैक्शन इज लेस एंड द बॉन्ड गेट वीकर। आपके पास रीज़न दिया हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो उसका साइज़ क्योंकि बड़ा होता जा रहा होता है, और साइज़ बड़ा होने की वजह से जो उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होता जाएगा, और डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो उनके दरमियान फोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। आपके यहाँ पे एग्जांपल है ब्रोमीन जब X के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये Br नेगेटिव और X2 फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे जो ग्रुप 7 के मेंबर्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो इनके जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ये आपके पास इनका ऑर्डर लिखा हुआ है, पहले फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो मतलब ये सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो फ्लोरीन है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली है कि आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो कि खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो substance that has a tendency to accept one or more electron is said to show oxidizing property। अच्छा जी, आप इसमें आपके पास रीज़न क्या है कि जो हैलोजेंस है क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा है, तो इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करेंगे। और अगर आप उसको इसका अगर आप रिएक्शन देखते हैं X2 है आपके पास प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस वाटर या एक्वा सोल्यूशन में आपके पास है, तो आपके पास X नेगेटिव और इसमें आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये आपके पास फ्यूजन एनर्जी भी हो सकती है, वेपराइजेशन एनर्जी भी हो सकती है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो आपके पास वैल्यू हैं वो डिक्रीज होती हैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ। आप जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते हैं तो सेम आपके पास वही ऑर्डर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी कि फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ वो भी डिक्रीज हो रहा होता है। तो इस वजह से जो F2 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो I2 है आयोडीन है वो वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पूरे ग्रुप में। तो जो F2 है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इस वजह से वो क्या करेगा, जो बाकी ग्रुप मेंबर्स हैं F2 के नीचे वाले क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में उनको ईजिली किसी भी रिएक्शन में से रिप्लेस कर सकता है। इसी तरह फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है तो क्लोरीन अपने से नीचे वालों दो को ब्रोमीन और आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, और नेक्स्ट आपके पास इसी तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसका एक रिएक्शन गिवन है कि अगर F2 डिस्प्लेस कर सकता है X नेगेटिव है तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, आपके पास F नेगेटिव और X2 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो क्लोरीन है वो अपने से नीचे ब्रोमीन आयोडीन को रिप्लेस कर रहा है, और ब्रोमीन सिर्फ आयोडीन को रिप्लेस करेगा और आयोडीन किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपके पास है एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स का आपके पास क्या होता है, all the halogen acid in the gaseous state are essentially covalent, but in the aqueous solution they ionize to give solvated proton and hence act as acid। अच्छा, वैसे तो इनका कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन जब ये आपके पास एक्वस सोल्यूशन में होते हैं तो ये इजीली अपना प्रोटॉन दे के एज एन एसिड रिएक्ट करते हैं। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो अपना प्रोटॉन इजीली दे देता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है ना। तो अगर आप इसके एसिड देखें, एसिडिक कैरेक्टर अगर आप इसका देखो, सबसे पहले हमने इनकी
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो आपके पास ऑर्डर है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बाद हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलें पहले लिख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी ऐसे ही बिहेव करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। अब इनका आपने देखना है एसिड फॉर्म में, तो आपके पास जो HF है, फिर आपके पास क्या बनेगा HCl, HBr और हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये आपके पास जो HF है, यहाँ पे ये आपके पास वीकेस्ट होगा, वीकेस्ट एसिड है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। ये वीकेस्ट है और आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो HF वीकेस्ट किस वजह से? क्योंकि जो इसका साइज़ है वो स्मॉल होता है। HF का साइज़ सबसे स्मॉल है आपके पास, जबकि तो इस वजह से जो इसकी अपनी बॉन्डिंग है वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि ये अपना जो प्रोटॉन है वो इजीली डोनेट नहीं कर सकता, इजीली डिसोसिएशन नहीं होगी इसकी। तो इस वजह से weakest acidic nature of HF due to the fact that the dissociation energy of HF bond is highest। अच्छा, इसकी जो डिसोसिएशन, हाँ ठीक है, इसका जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो इसकी डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से इसकी जो ये इतना इजीली अपना प्रोटॉन और हैलोजन में स्प्लिट नहीं होगा किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में। तो इस वजह से ये वीकेस्ट एसिड है और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इस ग्रुप में, अगर आप देखें। नेक्स्ट आपके पास है हैलाइड्स आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अभी आपने जो ट्रेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखा है उसका जो ऑपोजिट अगर आप कर लें तो वो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट में आ जाएगा। ये भी आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट में हम क्या करेंगे, इसी ट्रेंड को या तो आप साइन चेंज कर दें या फिर आप इसको दूसरी तरह लिख लें। आयोडीन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड देन लास्ट पे फ्लोरीन आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास क्या है जो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। तो खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देगा। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे या फिर डोनेट कर रहे, ठीक है। तो ब्रोमाइड आयन जो है वो अब आपके पास ब्रोमीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप के लास्ट इनसे हर एक नीचे भी आता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लेकिन ये जो नॉर्मल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनमें ये आपके पास दो लास्ट हैं और ऊपर फ्लोरीन और क्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि जो नीचे वाले हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपके पास ब्रोमीन स्ट्रॉन्ग इनएफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ब्रोमीन आपके पास Br नेगेटिव जो है वो Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और फिर आपके पास ये क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट है तो सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस कर रहा है। आपके पास रिएक्शन गिवन है और जब इनका जो ओवरऑल रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 2 प्रोटॉन है और 2 आपके पास ब्रोमाइड है, तो वो आपके पास जो रिएक्शन है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब आयोडाइड आयन के साथ क्या होगा कि आयोडाइड वो आपके पास इनफ स्ट्रॉन्ग थे और ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। आयोडाइड जो है वो ब्रोमीन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दे आर ऑक्सीडाइज टू आयोडीन बाय द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
अगेन आपके पास वही है, ठीक है। तो अब आपके पास नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन बिफोर, द आयोडाइड आयंस आर पावरफुल इनफ रिड्यूसिंग एजेंट टू रिड्यूस इट। तो वही बात है कि आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट का जो ट्रेंड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। नेक्स्ट आपके पास है अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट इंट्रोड्यूस इट फर्स्ट टू सल्फर डाइऑक्साइड। पहले आपके पास ये सल्फर डाइऑक्साइड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, फिर उसके बाद ये सल्फर में हो जाएगा, तो सल्फर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, और फिर आपके पास ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S में, तो वहाँ पे इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 हो जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ रिडक्शन प्रोडक्ट इज प्रोबेबली द हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, इसमें जो आपके पास बेनिफिशियल चीज़ है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रोडक्शन है। नेक्स्ट आपके पास है एक्सप्लेनिंग द ट्रेंड। ओके, अभी जो आपने ट्रेंड पढ़े अब आगे उनके एक्सप्लेनेशन है कि फर्स्ट आपके पास है कि हैलाइड आयन जब रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि इट गिव्स इलेक्ट्रॉन टू समथिंग, दिस मीन दैट द हैलाइड आयन इटसेल्फ टू लूज इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो खुद ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि उसको इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है द बिगर द हैलाइड आयन। अच्छा, जैसे जैसे उसका साइज़ इंक्रीज होता जाएगा तो उनमें जो न्यूक्लियस के जो बाहर आपके पास शेल्स हैं और जो आउटर मोस्ट शेल हैं उनके दरमियान में शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा। इस वजह से उनके लिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना इजी होता जाएगा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस और शेल्स के आउटर मोस्ट शेल्स में रिपल्शन अट्रैक्शन कम होती जाएगी।